नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल 13 और 368 के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसी को इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में सॉल्व किया गया था। आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है, सबसे पहले ये तो एक प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 368 हम देखते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट यही था कि सुप्रीम कोर्ट जो कि किसी भी लॉ को अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। और एक दूसरी तरफ ये था कि आर्टिकल 368 में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ को बना सकता है, किसी भी तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का हमें लॉ बनाना होता है, किसी भी प्रकार का लॉ अगर हमारे पार्लियामेंट को लाना होता है, तो सबसे पहले लॉ जो आता है वो पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में बिल आता है, बिल एक्ट बनता है। उसके बाद फिर वो जुडिशियरी में आता है उस लॉ के इनेक्टमेंट के लिए, उस लॉ को लीगल वैलिडिटी देने के लिए। उसके बाद वो लॉ जाता है एग्जीक्यूटिव में, जिस पर्पस के लिए उस चीज़ को बनाया गया है, उस लॉ को बनाया गया है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूटिव में जाते हैं और वो लॉ एग्जीक्यूट होता है आगे के लिए। और हम अब देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कुछ केसेस, जिससे हमें ये पता चल सके कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कौन सुप्रीम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1951 में हुआ था। इससे पहले हमारा जो इंडिया था उसमें जमींदारी सिस्टम था। 1951 के अमेंडमेंट के बाद जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया था, शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था। इसी ईयर में 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि इन दिस केस इट वाज सेड दैट द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ साथ वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी, फंडामेंटल राइट्स को भी वो अमेंड कर सकता है। तो इस केस के हिसाब से हम ये देखते हैं कि जो सुप्रीमेसी है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट अभी तक सुप्रीम है। यहाँ पे 368 जो है, आर्टिकल 368 उसे सुप्रीम माना गया है। आगे के केस में हम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखते हैं। शंकरी प्रसाद के केस के बाद 1951 शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 में होता है। शंकरी प्रसाद केस के बाद 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसमें जो हमारा शेड्यूल 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया था उसमें मॉडिफिकेशन होता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 31A में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। 1964 में ही हमारा केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कहा गया था कि मान लीजिए कि अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा, और बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ अमेंडमेंट ही है या एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है? तो आगे के केस में हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो अगला केस हम देखते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1967 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को रिड्यूस करके कोई भी लॉ नहीं बना सकता है, ना उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स को। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक्स हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के PDF में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके ऐसे डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके जस्ट तुरंत बाद 1971 में हम देखते हैं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसमें आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 को ऐड किया जाता है।
और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 को ऐड किया जाता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि जो भी आर्टिकल 13 का जो लॉ है वो 368 पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 ये स्टेट करता है कि जो भी अमेंडमेंट्स 368 के द्वारा होगा उसका 13 पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा, उसका कोई भी अप्लाई नहीं होगा। और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है, जो भी अमेंडमेंट करती है 368 में, वो विदाउट जुडिशियल रिव्यू, मतलब उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जुडिशियरी उस पर कोई भी अपना एक्शन नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। और अगले केस में इसके बाद हम देखते हैं कि अगले केस में क्या। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब हम 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं जो 1973 में आया था। इस अमेंडमेंट में जो हमारा लैंड रिफॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके जस्ट तुरंत बाद 1973 में ही केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत ही फेमस केस है और बहुत ही लीडिंग केस है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहा जाता है। इसमें अब तक के सबसे हाईएस्ट जज बैठे हुए थे, जजेस बेंच थी 13। और इस केस में यह कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो पार्लियामेंट है वो बेशक ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो उसके बेसिक फीचर्स हैं, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसको नहीं कर सकती है अमेंड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको M.K. नंबियार ने बताया था सबसे पहले कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया था। उसके बाद रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बताया गया था सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग जुडिशियरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। इन सब तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बताया गया फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म जो हमारे स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। DPSP जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि केशवानंद भारती के केस के द्वारा जो आगे केसेस आए थे उन्होंने स्ट्रेंथन किया था इस जजमेंट को। उन केसेस को देखते हैं। अगला केस हम देखते हैं इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस है, जो स्ट्रेंथन करता है केशवानंद भारती के केस के जजमेंट को। बेसिक स्ट्रक्चर जो भी आया था उसको स्ट्रेंथन करता है। इस केस में ये कहा गया था, उनका बेसिक इशू ये था कि जो इलेक्शंस के मैटर हैं, जो भी इलेक्शंस के मैटर हैं, उन्हें कोर्ट के परव्यू से अलग रखा जाए, कोर्ट में उनको ना सुना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट उसमें दी थी कि जो डेमोक्रेसी है इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है डेमोक्रेसी, और उसमें इंक्लूड होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इस वजह से डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसे कोर्ट में सुना जा सकता है। और पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ अ पीपल। जो पार्लियामेंट है वो वॉइस ऑफ पीपल होता है। उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, और पीपल जो चाहते हैं वही वो काम करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अमेंडमेंट होता है वो जो पीपल चाहते हैं उस आधार पे होता है, तो उसे भी ध्यान में रखा जाए। इसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उसमें अमेंडमेंट हुई थी, और इसमें ही ऐड किया गया था वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर को प्रीएम्बल में हमारे ऐड किया गया था। और इसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पार्लियामेंट को पावर दिया गया था, जो कि नॉन चैलेंजेबल था, उस पर कोई चैलेंज नहीं हो सकता था। साथ ही साथ उसका कोई भी स्कोप नहीं था जुडिशियल रिव्यू का, कि जुडिशियरी उस पर कोई अपना रिव्यू दे सके, उस पर कोई अपना जजमेंट दे सके, ऐसा कुछ नहीं था। तो 42nd अमेंडमेंट में ये सब चीज़ें हुई थी। इसके आगे हम देखते हैं अगले केस में कि क्या हुआ था।